बकरा ईद का त्योहार आने वाला था। सब लोग ईद की तैयारियां कर रहे थे। बाजार में भी रौनक थी। जगह जगह कुर्बानी के बकरे बिक रहे थे। रशीद भी बाजार में मसाले की छोटी सी दुकान में बैठा था। वहीं बराबर में उसके दोस्त महमूद की सब्जियों की दुकान थी। दोनों आपस में बातें कर रहे थे। रोजाना बकरों का क्या भाव है, इसी बात पर चर्चा चल रही थी। अम्मा महमूद मियाँ, वो सामने कितना मोटा ताजा बकरा है, मुझे तो लगता है कम से कम 1 लाख का तो होगा ही। अम्मा नहीं राशिद मियाँ, 1 लाख का नहीं है, मात्र 10,000 में बेच रहा है जुनैद ये बकरा। अम्मा मियाँ इतना सस्ता बकरा, पर क्यों, क्या ये बकरा बीमार है क्या? नहीं बीमार नहीं है, जुनैद की अम्मी बीमार है। जुनैद को जल्दी ही गाँव जाना है, इसलिए आज सारे बकरे सस्ते दामों पे बेच रहा है। मैं तो एक खरीदने की सोच रहा हूँ। इतने सस्ते दामों में कोई भी नहीं बेचता, तू भी खरीद ले, फायदे में रहेगा। नहीं नहीं महमूद मियाँ, मेरी तो गुंजाइश इतने की भी नहीं है। मैं तो और भी सस्ता बकरा ढूंढ रहा हूँ। देखता हूँ, अभी बकरा ईद को 2 दिन बाकी है, तब तक कोई सस्ते दामों में बेचेगा तो ले लूंगा। रशीद और महमूद बकरे के रोजाना के घटते बढ़ते दाम देख रहे थे, पर अभी तक रशीद को अपने बजट का कोई भी बकरा नहीं मिला था। सुनिए जी, 2 दिन बाद बकरा ईद है और हमारे घर अभी तक कुर्बानी के लिए बकरा नहीं आया है, कब लाओगे? दुकान पे काम नहीं है, जैसी दुकान पे थोड़ी बिक्री होगी ले आऊंगा। रशीद को चिंता थी कि कमाई हो नहीं रही दुकान पर, कैसे बकरा खरीदे। अचानक उसी रात रशीद की दुकान में चोरी हो गई। रशीद अगले दिन जब दुकान पर पहुंचा तो उसकी दुकान का ताला टूटा हुआ था। रशीद घबरा गया। क्या हुआ राशिद भाई, तुम इतना घबराए हुए क्यों हो? अम्मा ये दुकान में चोरी हो गई, ताला तोड़कर चोर साले मसाले की सारी बोरियां चुरा कर ले गए। सोचा था थोड़ी कमाई हो जाएगी तो कुर्बानी का बकरा खरीद कर घर ले आऊंगा, पर अब कैसे होगा भाई साहब, मेरी तो दुकान की सारी कमाई लुट गई। जो थोड़े बहुत गल्ले में पैसे रखे थे वो भी चोर चुरा के ले गए यार। अम्मा मियाँ बकरा आने वाली है ना, कुछ बेईमान चोर लोग ऐसे ही चोरी करके अपना त्योहार मनाते हैं। रशीद बहुत मायूस हो गया, उसका बहुत नुकसान हो गया। उसने सोचा कि वो बकरा ईद पर इस बार बकरे की कुर्बानी नहीं दे पाएगा। रशीद, अगर मेरे पास ज्यादा पैसे होते तो थोड़े पैसे मैं तुम्हें दे देता, पर घर में सब मेहमान आएंगे तो पैसों की मुझे भी जरूरत होगी। मेरे पास जो पैसे थे उनसे मैंने बकरा खरीद लिया, पर जिस दाम का तू बोल रहा है उस दाम का बकरा यहाँ मिलना मुश्किल है। मुझे पता चला है बड़ी मंडी में आजकल एक आदमी बहुत सस्ते दामों में बकरे बेच रहा है, तो तू उससे जाकर पता कर। अब दुख आया है लेकिन त्योहार तो मनाना भी है। परिवार वालों को खुश करने के लिए कभी कभी हमें दुख छुपाने पड़ते हैं। तू चोरी की बात घर पे मत बताइयो। अम्मा मियाँ शायद ठीक कह रहे हो, सब लोग घर में बकरा ईद की खुशी मना रहे हैं। मैं अगर उनको ऐसे में कहूंगा कि दुकान में चोरी हो गई तो सबका मन खराब हो जाएगा। तू जो बता रहा है सस्ते दामों में बकरा मिल रहा है, मेरे साथ चल जरा। महमूद रशीद को बड़ी मंडी ले गया। वहाँ पर एक आदमी कुछ बकरे लेकर बैठा था। रशीद ने पहले तो हैरानी जताई कि इतने सस्ते दामों पर कोई बकरा कैसे बेच सकता है, जबकि अगले दिन बकरा ईद है, फिर भी इतना सस्ता बकरा। अम्मा मियाँ बस 200 रुपए में बकरा। रशीद को दाल में कुछ काला लगा। भाईजान, ये एक ही बकरा बचा है, खरीदना है तो 200 रुपए में दे दूंगा, वरना और भी ग्राहक लाइन में खड़े हैं। अम्मा रशीद मियाँ, अब तुझे सस्ता बकरा मिल रहा है तो तुझे उसमें भी परेशानी है। अब ये तो खरीद ले, कल बकरा ईद है, कम से कम कुर्बानी देने के लिए एक बकरा तो तेरे पास होगा। अम्मा मियाँ ठीक है, खरीद लेता हूँ, लाओ दे दो भाई। रशीद ने 200 रुपए बकरा बेचने वाले को दिए और बकरा खरीद कर घर ले आया। बकरा देखकर सब बहुत खुश हुए। तुम तो बहुत बढ़िया बकरा लाए हो, मोटा ताजा तंदुरुस्त है। वो तो है, पर मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि उसने मुझे बकरा इतना सस्ता कैसे दे दिया। अम्मा मियाँ, जब से बकरा इसने खरीदा है तब से ये यही बात बोले जा रहा है। कल तक कह रहा था कि बकरा महंगा मिल रहा है इसलिए खरीद नहीं पाऊंगा, और आज इतने सस्ते दाम पे मिल गया तो भी इसे यही लग रहा है कि बकरा मिल कैसे गया। इसका कुछ नहीं हो सकता भाभी जान। अम्मा बेगम, बकरे ने शायद कुछ खाया नहीं है, इसे थोड़ा चारा डाल दो, ये खा लेगा। हाँ अभी डाल देती हूँ, और अब तुम सारी चिंता छोड़ दो। कल बकरा ईद है, कल के दिन हमें बकरा ईद पर इसकी कुर्बानी देनी है, इसलिए इसे आज की रात आराम से सोने देते हैं। कुछ देर बाद रशीद ने देखा कि बकरे ने चारा नहीं खाया था। अम्मा बेगम, बकरे ने तो कुछ भी नहीं खाया, मुझे ये बकरा थोड़ा अजीब ही लग रहा है, जब से आया है बिल्कुल शांत है। अरे कुछ बकरे घबरा जाते हैं, थोड़ी देर बाद भूख लगेगी तो खा लेगा। चलो बहुत रात हो गई है, सो जाते हैं, सुबह फिर जल्दी उठना है। रशीद के परिवार वाले बहुत खुश थे क्योंकि अगले दिन बकरा ईद पर कुर्बानी के लिए उनके पास बकरा आ गया था। रात के समय जब सब सो रहे थे, अचानक रशीद को घर के आंगन में से कुछ आवाजें सुनाई दी। रशीद बाहर उठकर गया तो उसने देखा कुर्बानी का बकरा दीवार फांद रहा है। रशीद घबरा गया। या अल्लाह,
ये सब क्या गड़बड़ है? एक बकरा दीवार कैसे फाड़ सकता है? अरे ये तो बकरे की खाल में कोई आदमी लग रहा है। रशीद ने घबराकर एकदम से शोर मचा दिया। आसपास मोहल्ले वाले इकट्ठे हो गए। सबने उस आदमी को पकड़कर दबोच लिया जो बकरे की खाल में था। अम्मा मियाँ, मुझे कल से ही कुछ गड़बड़ दिखाई दे रही थी। अभी मैं सोचूं कि इतना मोटा ताजा बकरा मुझे 200 रुपए में कैसे मिल गया। वे बता कौन है तू? वैसे तो पुलिस भी तेरे मुंह से सारा सच उगलवा लेगी, और हमें भी तो पता लगे कि तू बकरे की खाल में कर गया था। मुझे जाने दो, मैं पाकिस्तानी एजेंट हूँ। मुझे पाकिस्तान वालों ने यहाँ भारत वालों की खबर लेने के लिए भेजा है। मैं बकरे की खाल में इसलिए आया था क्योंकि कल बकरा ईद थी। मुझे पता था लोग मुझे पहचान नहीं पाएंगे, इसलिए मैं सबकी खबर पाकिस्तान भिजवा रहा था। मुझे जाने दो, मुझे पुलिस के हवाले मत करो। भैया ये बकरा तो पाकिस्तानी निकला, इसे बिल्कुल मत छोड़ना भैया। हमारा नहीं चाचा, ऐसे कैसे? पाकिस्तानी जासूस को हम छोड़ देंगे? कैसे हो जाएगा ऐसे? हमारा भैया बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, ये हमारे देश के लिए खतरा है। हम तुझे पुलिस के हवाले कर देंगे। कल बकरा ईद पर तेरी यानी पाकिस्तानी बकरे की कुर्बानी होगी, समझे? और फिर कुछ देर बाद पुलिस आ गई और पाकिस्तान से भेजे गए उस एजेंट को पकड़कर ले जाने लगी। इंस्पेक्टर साहब, मैंने इस बकरे को यानी इस आदमी को बड़ी मंडी से खरीदा था। वो आदमी आपको कल भी मिल जाएगा, आप उसे पकड़ लेना। रशीद, चिंता मत करो, हम इस पाकिस्तानी बकरे के सारे साथियों को पकड़ लेंगे। उस आदमी ने पुलिस को सारी बातें बता दी कि कैसे वो पाकिस्तान से बकरा ईद के लिए तैयार होकर आया था। पुलिस ने पाकिस्तानी एजेंट से पूछताछ शुरू की और उसके मोबाइल से कई संदिग्ध नंबर और लोकेशन की जानकारी मिली। पुलिस ने तुरंत बड़ी मंडी में छापा मारा, जहां से वो एजेंट बकरे की पोशाक में आया था। इधर उधर बकरा बनकर पाकिस्तानी एजेंट छुपे हुए थे। ये सब लोग भारत में खुफिया जानकारी इकट्ठा करने आए थे। इन सबको गिरफ्तार कर लो और इनसे सख्ती से पूछताछ करो, और अगर कोई कुछ ना बताए ना तो बकरा ईद पर इन्हीं सब बकरों की कुर्बानी दे देना। बहुत बकरा बनने का शौक था इन्हें। ये सभी त्योहार की आड़ में देश के खिलाफ साजिश करने आए थे। अगली सुबह पूरे मोहल्ले में यह खबर फैल गई कि रशीद के कारण पाकिस्तानी जासूस पकड़े गए हैं। टीवी चैनल, अखबार और पत्रकार उसके घर पहुंचने लगे। लोग उसे हीरो की तरह देखने लगे। राशिद भाई, आपको कैसे पता चला कि बकरे की खाल में आदमी है? हमारा भैया, बस अल्लाह ने मुझे होशियारी दी और मैंने सोचा 200 रुपए में इतना बढ़िया बकरा कैसे मिल सकता है, वहीं से शक हुआ। रशीद को उसकी देशभक्ति का इनाम मिला और बकरा ईद के दिन उसके घर अब असली बकरा भेजा गया। सब लोग मिलकर बकरा ईद पर असली बकरे की कुर्बानी देते हैं और मिलजुल कर बकरा ईद का त्योहार मनाते हैं। अरे सुनती हो? अरे कहाँ हो? अरे जल्दी करो जरा। हाँ बस आई। ये लो जी, ये रहा आपके खाने का डिब्बा। वैसे कब तक आ जाओगे आप? अरे अब मैं अभी से क्या बताऊं, हैं? अगर ये सही कीमत पर और जल्दी बिक गया तो जल्दी आ जाऊंगा इंशाल्लाह। वैसे क्या उम्मीद है, कितनी कीमत मिल जाएगी इसकी? देखो, जो मुझे पता लगा है, इस बार बकरे पहले से भी महंगे बिक रहे हैं, तो हमें भी मिल ही जाने चाहिए। कम से कम 10-12 हजार की तो उम्मीद है ही। और फिर उन पैसों से क्या करोगे? अब थोड़े दुकान में लगाऊंगा, और हाँ, तुम्हारे लिए एक जोड़ी पायल भी खरीद दूंगा। अब खुश? अरे वाह, शुक्रिया जनाब। अब जल्दी से जाइए और इसे बेचकर जल्दी से वापस आ जाइए। ठीक है, जा रहा हूँ। ये कहानी है रहीम और उसकी बीवी सईदा की। रहीम नमकीन का ठेला लगाता था और घर के खर्च में मदद करने के लिए सईदा बकरियां पालती थी। वो बकरियों का दूध बेचती और जब कोई बकरा पैदा होता था तो उसे बकरीद पर बेचकर कुछ पैसे अलग से भी मिल जाते थे। इस बार भी रहीम ऐसे ही एक बकरे को बेचने जा रहा था। उसे और सईदा को बहुत उम्मीद थी कि बकरे के अच्छे दाम मिल जाएंगे। फिर बाजार पहुंचने के बाद, ओहो, कितनी देर हो गई। मेरे बकरे की तरफ तो किसी ने एक बार देखा तक नहीं। हाँ भाई, मैं भी सुबह से खड़ा हूँ, एक बकरा भी नहीं बिका। इस बार अगर ग्राहकी कम रही तो फिर तो मिल गए दाम बकरे के, और तुम्हारे बकरे तो फिर भी तगड़े हैं। आज नहीं तो कल बिक ही जाएंगे। मुसीबत तो मेरे साथ है, मेरा ये मरियल बकरा कौन खरीदेगा? अरे तुम परेशान ना हो, जिसके पास ज्यादा पैसे होंगे वो मेरे से बकरा ले जाएगा, और जिसका परिवार छोटा होगा या कम पैसे होंगे वो तुम्हारा बकरा ले लेगा। अल्लाह करे ऐसा ही हो। रहीम और उसका दोस्त सुलेमान आपस में बातें कर ही रहे थे कि तभी एक सेठ वहाँ आया। उसे सुलेमान का बकरा पसंद आया और उसने फौरन पूरे 15,000 देकर सुलेमान का एक बकरा खरीद लिया। और फिर, मुबारक हो सुलेमान भाई, तुम्हारा बकरा तो सही कीमत पर बिक गया। हाँ भाई, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, अब मैं चलता हूँ, बाकी बकरे कल बेचूंगा। ठीक है भाई। अरे ये तो बताओ कि मैं कितने तक में बेच दूं इसे? मेरे हिसाब से 10,000 से नीचे तो मत ही बेचना।
बाकी ऊपर जितने मिल जाए उतना अच्छा। सुलेमान निकलने की तैयारी करने लगा, तभी एक और कार वहाँ पर आकर रुकी और फिर उस कार में से एक आदमी बाहर निकला। हाँ भाई, कितने का दे रहे हो ये बकरा? 12,000 रुपए का हुजूर। और भाई सुलेमान, कैसे हो? जी ठीक हो मालिक। अरे रहीम, ये गफ्फार भाई हैं, वो जो दाल मिल है ना, वो इन्हीं की है। बहुत बड़े आदमी हैं ये। अच्छा, आदाब अर्ज है मालिक। हाँ हाँ, आदाब आदाब। अब बताओ ये बकरा कितने का दोगे? आप 11,000 ही दे दीजिए मालिक। ठीक है, एक काम करो तुम। क्या नाम बताया तुमने अपना? जी रहीम। हाँ तो रहीम, एक काम करो, शाम को आकर मेरी मिल से पैसे ले जाना, ठीक है? जी पर मैं अरे भाई, बटुआ भूल आया हूं मैं अपना सुलेमान, जरा समझाओ इसे भाई। हाँ हाँ सेठ जी, कोई बात नहीं, आप जाइए, ये आकर ले जाएगा पैसे। सुलेमान की तरफ देखकर गफ्फार मुस्कुराया और फिर बकरा लेकर वहाँ से चला गया। उसके जाते ही रहीम ने सुलेमान से कहा, सुलेमान भाई, मेरे पैसे। हाँ हाँ, तुम फिक्र मत करो। अरे करोड़पति आदमी है, 11,000 उनके लिए धूल के बराबर है। तुम शाम को चले जाना उनकी मिल पर और ले आना अपने पैसे। ठीक है भाई, तुम कहते हो तो। सुलेमान अपने घर चला गया और रहीम बुझे मन से अपने घर की तरफ बढ़ गया। घर पहुँचते ही सईदा ने उससे पूछा, क्या हुआ जी, बिक गया बकरा? हाँ, बिक तो गया पर पैसे नहीं मिले। बिक गया पर पैसे नहीं मिले मतलब? सईदा ने रहीम की पूरी बात सुनी और फिर उसे समझाते हुए बोली, अरे तो जब सुलेमान भाई ने कहा है तो घबराने की क्या जरूरत है। अच्छा चलिए, मैं खाना लगा देती हूँ, शाम को आप चले जाना और पैसे ले आना, ठीक है? सईदा और रहीम दोनों बेफिक्र थे, लेकिन उन्हें क्या मालूम था कि गफ्फार एक नंबर का कंजूस और लालची आदमी था। शाम को जब रहीम गफ्फार की मिल पर पैसे लेने गया तो मिल के गेट पर बैठे गार्ड ने उसे ये कहकर वापस भेज दिया कि अभी साहब नहीं है, कल आना। रहीम मुंह लटकाकर वापस आ गया। अगले दिन भी यही हुआ। गार्ड उसे रोज कुछ न कुछ बहाना बनाकर वापस भेज देता और असल में गार्ड को ऐसा करने के लिए गफ्फार ने ही कहा था। फिर एक दिन बाजार में आखिरकार उसका सामना रहीम से हो ही गया। सेठ जी, 1 महीना हो गया है, अब तो बकरीद भी निकल गई। मेरा बकरा तो कुर्बान कर दिया होगा आपने, अब तो मेरे पैसे दे दीजिए। हाँ हाँ, अरे तुम्हारा बकरा तो एकदम मरघिल्ला निकला, 5 किलो गोश्त भी सही से नहीं निकला उसमें से। भाई ठग लिया यार तुमने। क्या बात कर रहे हैं सेठ जी, इतना ही गया गुजरा बकरा था मेरा, तो आपने खरीदा क्यों? मुझसे जबान लड़ाता है। ये पकड़, 3,000। जुल्म मत करिए साहब, आज की तारीख में 3,000 में कौन सा बकरा आता है? रखना है तो रख, वरना ये भी वापस कर मुझे। और साफ साफ सुन ले मेरी बात, कल से मेरी मिल के चक्कर काटने की जरूरत नहीं है, वरना इतना पिटवाऊंगा ना कि तेरे बकरे से भी ज्यादा मरियल हो जाएगा तू। गफ्फार की बात सुनकर रहीम हैरान रह गया। उसने ये सारी बात जाकर सुलेमान को बताई तो उसे भी रहीम के लिए बहुत बुरा लगा। साथ ही वो काफी शर्मिंदा भी था, क्योंकि उसी के कहने पर रहीम ने गफ्फार को बकरा दिया था। लेकिन रहीम ने सुलेमान से इसे लेकर कोई शिकायत नहीं की। बहुत देर तक दोनों बैठकर अफसोस करते रहे और फिर, भाई ये तो गलत हुआ तुम्हारे साथ, मगर उस लालची सेठ को सबक तो सिखाना पड़ेगा। क्या बात कर रहे हो भाई, जानते हो ना उसे, वो हम दोनों को पिटवा देगा। वैसे मेरे पास एक आइडिया है जिससे हम उसे सबक भी सिखा सकते हैं और हमारा बाल भी बाका नहीं होगा। अब ऐसा क्या आइडिया है तुम्हारे पास? सुलेमान ने अपने दिमाग में आई सारी खुराफात रहीम को बता दी। फिर दोनों ने गफ्फार को सबक सिखाने के लिए पूरा साल इंतजार किया और फिर जब दोबारा बकरीद नजदीक आई तो इस बार भी रहीम अपना बकरा बेचने के लिए बाजार में खड़ा था। लेकिन इस बार उसका बकरा पिछली बार के मुकाबले काफी तगड़ा था और इसके अलावा एक बहुत बड़ी खासियत ये थी कि उसके बकरे के माथे पर अल्लाह का नाम गुदा हुआ था। पूरे इलाके में खबर थी कि रहीम के घर एक ऐसा बकरा पैदा हुआ है जिसके माथे पर उसके जन्म से ही अल्लाह का नाम कुदरती तौर पर लिखा हुआ है और इसी वजह से वो बहुत ही बरकती बकरा है। ये खबर उड़ते उड़ते लालची गफ्फार के पास भी पहुंची और फिर गफ्फार ने फौरन सुलेमान को अपने पास बुलवाया। आओ आओ सुलेमान मियाँ, अरे सुना है वो रहीम के घर ऐसा बकरा है जिसके माथे पर कुदरती अल्लाह लिखा हुआ है। जी सेठ जी, मैंने खुद देखा। अरे क्या करामाती बकरा है, जब से पैदा हुआ है रहीम के सारे कर्जे उतर गए, उसकी कमाई चौगुनी हो गई और तो और उसकी बीवी की लंबी बीमारी भी ठीक हो गई। अच्छा, तो वो कितने में देगा वो बकरा? मुश्किल है सेठ जी, शहर से एक पार्टी आई थी, पूरे 95 लाख की बोली लगाकर गई है उस बकरे की, तो रहीम आपको तो नहीं बेचेगा वो बकरा। अरे मैं जानता हूं, इसीलिए तो तुमको बुलाया है। मैंने भी उस बकरे के बारे में बहुत सुना है,
मुझे वो बकरा चाहिए किसी भी कीमत पर। एक काम करो, मैं अभी के अभी तुम्हें पूरे 1 करोड़ रुपए दे रहा हूं, क्योंकि रहीम मुझे सीधे सीधे तो बकरा बेचेगा नहीं, तो तुम ये पैसे उसे देकर मुझे वो करामाती बकरा ला दो। ठीक है सेठ जी, वैसे मुश्किल तो है पर मैं कोशिश करके देखता हूँ। सुलेमान उसी शाम को रहीम का बकरा लेकर गफ्फार के पास आ गया। उसके माथे पर अल्लाह लिखा देख गफ्फार बहुत खुश हुआ। उसे लगा अब उसकी कमाई भी चौगुनी हो जाएगी और उस बरकती बकरे को कुर्बानी से उसके घर में चल रही सारी परेशानियां भी दूर हो जाएंगी। लेकिन फिर अगले ही दिन जब उस बकरे को नहलाया गया तो पता चला कि उसके माथे पर जो निशान था वो कुदरती नहीं था, बल्कि पक्की स्याही से लिखा गया था, जो नहलाने पर धीरे धीरे रंग छोड़ रहा था। ये देखकर गफ्फार गुस्से से लाल हो गया और फौरन सुलेमान को अपने पास बुलवाया और फिर, अरे कहाँ है वो रहीम, जल्दी बता वरना। अरे मालिक, वो तो 1 नंबर का चालू निकला। 2 दिन पहले ही अपनी बीवी के साथ गांव छोड़कर चला गया। आपके पैसे तो ले ही गया, साथ में मेरा भी पूरे 1000 का उधार नहीं चुकाया उसने। सुलेमान की बात सुनकर गफ्फार अपना माथा पकड़कर रोने लगा और सुलेमान हल्की सी मुस्कान लिए वहां से निकल गया।